नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। एक हफ्ता, बस एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। लिहाजा यूपी का जो इस वक्त चुनावी माहौल है उसका तापमान बहुत बढ़ चुका है, लेकिन अब इसमें उबाल आ चुका है। और उबाल इसलिए आया है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान से अंगारे बरस रहे हैं। जुबानी जंग ऐसी हो रही है जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है, जिसके जी में जो आ रहा है वो कहे जा रहा है। कोई कह रहा है 10 मार्च बीत जाने दो, गर्मी शांत कर देंगे। कोई सामने वाले की चर्बी उतारने का ऐलान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वो गर्म खून वाला है। कुल मिलाकर इस वक्त यूपी की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कैंपेन के दौरान नेता ऐसे विवादित बयानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताली बटोरने के लिए या वोट बटोरने के लिए? इसी का जवाब तलाशती आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपके सामने है। राधे राधे। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले, और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हाथ खड़ा करिए थोड़ा। इन नेताओं के बयानों से आपको यूपी चुनाव में आई गर्मी का एहसास हो गया होगा। पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है और चुनावी रैलियों में नेता एक दूसरे पर गर्मा गर्म बयान दे रहे हैं। जुबानी जंग में वार पलटवार हो रहे हैं। ताजा लड़ाई फरवरी के महीने में एक दूसरे की गर्मी शांत कराने की है। आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। अब गर्मी किसकी खत्म होगी ये तो 10 मार्च को पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं की बातों से वोटर जरूर गर्म हो गए हैं। हालांकि चुनाव भले ही ठंडे मौसम में हो रहा हो, लेकिन सियासी माहौल इन्हीं बयानों की वजह से गरमाया हुआ है। जाहिर है जब बात यूपी चुनाव की हो तो बिना बयानबाजी के मजा ही नहीं आता है, क्योंकि जनता ऐसे ही बयानों से चार्ज होती है और फिर चुनावी माहौल गर्मा सा जाता है। 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। यूपी चुनाव में जारी जुबानी जंग की हालत अब ये हो चुकी है कि कोई ऐसा विवादित शब्द नहीं है जो इन नेताओं की जुबान से ना निकले हों। गर्मी शांत कराने के बाद तो नौबत खून तक पहुंच गई। ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है। हमारा आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। यूपी चुनाव में दिग्गजों की इस गर्मा गर्मी के बीच तापमान बढ़ाने वाली एक और खबर आ गई।
एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में हर पार्टी का कच्चा चिट्ठा सामने ला दिया है कि किसने कितने गर्म खून वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। गर्म खून से मतलब है कितने उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले चरण के चुनाव के लिए एडीआर ने 615 उम्मीदवारों की जांच की। इसमें से 156 उम्मीदवार दागी हैं, यानी इन पर क्रिमिनल केसेस हैं, और इनमें से 121 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर आपराधिक केसेस चल रहे हैं। चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि उम्मीदवारों के चयन का पैमाना अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। धन और बाहुबल का अभी भी बोलबाला है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस पार्टी के कितने प्रत्याशी दागी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी पार्टी दूसरे से कम नहीं रही दागियों को टिकट देने में। हर पार्टी ने दागियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण में समाजवादी पार्टी के 21 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस हैं। इनमें से 17 पर बेहद गंभीर आपराधिक मामले हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी की अगर बात करें तो इसके 17 प्रत्याशी दागी हैं, जिनमें से 15 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीजेपी ने 29 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 22 पर बेहद सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसके 21 उम्मीदवार दागी हैं। इनमें से 11 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं बीएसपी के 19 प्रत्याशी दागी हैं, 16 पर गंभीर मामले हैं। आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवार दागी हैं, 5 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जाहिर है जिस चुनाव में बाहुबल वाले उम्मीदवारों की भरमार होगी, वहां पर चुनाव में तापमान तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये सिर्फ इकलौती दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनावी पार्टियों के मुखिया ही जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, तब दूसरों से उम्मीद क्या रखी जाए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और ऐसा करने वाले सिर्फ जयंत चौधरी ही नहीं हैं, हर पार्टी के इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अभी 23 दिसंबर को ही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा, हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। वहीं 25 जनवरी को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आदिल चौधरी ने हिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर वोट देने में गलती हुई तो वही दंगे करवाने वाले फिर से लखनऊ में बैठ जाएंगे। 1 फरवरी को ही यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि लाल टोपी मतलब दंगा, लाल टोपी मतलब हिस्ट्री शीटर, लाल टोपी मतलब रेहजनी। और इसी दिन उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। इस तरह के बयान का सीधा मतलब फौरी तौर पर वोटर को अपनी तरफ खींच लेना होता है, क्योंकि ऐसे बयान की वजह से वोट देने वाले की भावनाएं जुड़ जाती हैं और इन्हीं भावनाओं की वजह से वोट देने वाला उसको वोट देता है जिसके बयान उसके नज़रिए से ठीक होते हैं। इसी वजह से राजनीतिक दल कई बार विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते। यूपी की जंग में विवादित बयानों का जो कंपटीशन चल रहा है, उसका मकसद वोटर्स को अपने खेमे में लाना है और निशाने पर है पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटर्स, जहां यूपी की कुर्सी के 3 बड़े दावेदार योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती, इन तीनों ने अभी मोर्चा संभाल लिया है। इन तीनों ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने अपने समीकरण फिट करने की कोशिश की है, क्योंकि 136 का मामला है, यानी 136 सीट वाला पश्चिम यूपी उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां समीकरण बनते भी बहुत तेज हैं और उन्हें बिगड़ने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। अब पहले चरण के मतदान इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने हैं और इसीलिए सभी दलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। हर कोई वोटर को अपने समीकरण में फिट करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि वोटर का समीकरण क्या होगा और फॉर्मूला किसका कितना पावरफुल होगा। अब इस रिपोर्ट से समझिए कि कौन सी पिच, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा समीकरण, ये 3 चेहरे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था।
और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी की रही हैं। उत्तर प्रदेश के रण का मोर्चा अब पश्चिम में पूरी तरह से केंद्रित हो चुका है। इसीलिए हर दल का सेनापति अब पश्चिम में डेरा डाल चुका है और बात भी पश्चिम से जुड़े मुद्दों की हो रही है। किराना के व्यापारियों को भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का। सपा की सरकार में तो गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों, लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है। मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी के ये तीनों दावेदार पश्चिम में कुर्सी के दाव पे चल रहे हैं। हर सेनापति अपनी अपनी रणनीति को कामयाब बनाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि ये रण चुनाव का है और इसमें जीत उसी को मिलती है जंग जिसकी पिच पर लड़ी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपनी पिच पर मतदाता को खींचा जाए और तीनों ने ही अपनी अपनी पिच तैयार कर दी है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के चेहरे से ज्यादा हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश में है। उसकी कोशिश है कि वोट अगर धार्मिक आधार पर बंट जाए तो पश्चिमी यूपी में 73% वोट बैंक पर बाजी लगाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी पश्चिम के 17% जाट, 4% गुर्जर और करीब 18% अगड़ी जातियां और 14% गैर जाटव वोटों पर भी निशाना साध रही है। ये करीब 53% का वोट बैंक है। आरएलडी से गठबंधन कर अखिलेश की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, मुसलमान और यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है, जिसमें जाट 17%, मुसलमान 27% और यादव करीब 7% है। यह करीब 51% का वोट बैंक है। अखिलेश इस पर निशाना लगा रहे हैं। मायावती की 25% दलित, 27% मुसलमान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य जातियों पर बाजी है। तो इस तरह वो 58% वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं। हालांकि चुनाव में जातीय गणित जैसा पेपर पर नजर आता है, जरूरी नहीं वैसा ही वोट में तब्दील हो जाए। हर राजनीतिक दल एक दूसरे के वोट को खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार विरोधी वोटों को भी साधने की कोशिश की जाती है और इसी कोशिश में जो कामयाब होता है वो चुनाव का सिकंदर बन जाता है। इसीलिए हर पार्टी एक दूसरे के वोट बैंक को बांटने के साथ साथ कई तरह के दूसरे फॉर्मूलों पर भी काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी एक तरफ तो जाट, अगड़ी जातियों और गैर जाटव पर निशाना लगा रही है, तो वो चुनाव को जाति के बजाय धर्म की पिच पर भी लाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश इस चाल को समझ भी रहे हैं, इसीलिए जवाब देने में पीछे भी नहीं है। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है। उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप।
लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। बीजेपी की कोशिश चुनाव को धर्म के पिच पर लाने की है और अखिलेश उसे जाति के मैदान पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही जानते हैं कि जिसका फॉर्मूला चला कामयाबी उसी को मिलेगी। इसीलिए ये कोशिश यूपी में उस दिन से जारी है जब से चुनाव का पारा चढ़ा। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। ये बयान चुनाव को अपनी अपनी पिच पर लाने की कोशिश है, लेकिन कामयाब कौन होगा ये नतीजों से पहले कोई नहीं जानता। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत के अंक गणित और अलग अलग समीकरण जो है वो अलग अलग जातियों की वजह से निकल कर आ रहे हैं। पहले आप समझिए कि कैसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है 27%, जाट है 17%, एससी जो है वो 25% है, गुर्जर है 4%, राजपूत 8% और यादव है 7% पर। मुस्लिम, जाट और एससी समुदाय की जो बड़ी आबादी है वो किसी भी उलटफेर की ताकत रखती है, लेकिन ये वोट बैंक शिफ्ट होता ही रहता है हर बार। इसीलिए हर पार्टी इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इन तीनों बड़े वोट बैंक की ताकत को अब आप समझिए। सबसे पहले एससी वोट बैंक की ताकत की बात कर लेती हूँ। पश्चिमी यूपी में कुल सीटें जो हैं वो 136 है, जिसमें आरक्षित सीट कितनी है 23। यहाँ पर एससी आबादी कितनी है 25%। ये 25% एससी आबादी 40 से 45 सीट पर सीधा असर डालती है। मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करूं तो आबादी 27% है और 50 से 55 सीट पर इसका सीधा प्रभाव नजर आता है। जाट वोट बैंक की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आबादी 17% है और सीधे सीधे तौर पर 45 से 50 सीटों के ऊपर प्रभाव इस जाति का पड़ता है। असर 120 सीटों पर इसका माना जाता है। साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुर्सी की चाबी जो है वो मुस्लिम, एससी और जाट के हाथों में दिखाई दे रही है, लेकिन जातियों के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और फैक्टर मजबूत है, किसान। उसे भी लुभाने में कोई पीछे नहीं है इस वक्त। जयंत चौधरी जी का जो सम्मान है पहले चुनाव से हमारे साथ हैं और लगातार समाजवादी पार्टी उनको वही सम्मान देती रहेगी और किसान ये महसूस कर रहा है कि उसके मान सम्मान का चुनाव है। क्या लोग भूल जाएंगे वो जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर जिनकी जान चली गई? लॉकडाउन हो गया, गरीब की रोजी रोटी छिन गई और मोदी जी ने 2 साल तक हर गरीब को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर सपा बसपा की सरकारें होती तो मोदी जी अनाज तो भेजते, मगर अनाज सहसवान बदायूं में न आता, अनाज सीधा नेपाल चला जाता। भैया किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब माना जा रहा है कि पश्चिम का किसान बीजेपी से नाराज है तो अखिलेश उसे साइकिल पर सवार करने की कोशिश में है, क्योंकि माना जाता है कि पश्चिम यूपी में करीब 70% किसान है। पश्चिम यूपी में जाति और धर्म के साथ साथ किसान कार्ड भी बेहद ताकतवर है और ये जिस ओर मुड़ जाए कुर्सी उसकी हो सकती है। संसद से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत आज राहुल गांधी ने की। उन्होंने सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। राहुल ने कहा सरकार की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए हैं। इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर दिया। उन्होंने लिखा,
चीन पाकिस्तान में 1970 से ही गठजोड़ है। 2013 में चीन पाकिस्तान कॉरिडोर शुरू हुआ। आप खुद से पूछिए, कब चीन और पाकिस्तान अलग थे? राहुल का भाषण अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ गई है। इस जंग पर देखिए मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट। Why you were not able to get a guest on Republic Day? Ask yourself that question. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। लोकसभा में राहुल गांधी आज खूब बोले, जमकर बोले और हर मुद्दे पर बोले। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बहस की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में रणनीतिक मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ और न ही उन चुनौतियों का जिक्र था जिसका देश सामना कर रहा है। इसके बाद राहुल सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ना चलाने का आरोप लगाया। You can look at the Mauryas, you can look at the Guptas, you can look at anyone you want. It has always been ruled by conversation and negotiation. Now, what is the problem? You think that you can suppress them. You have no idea of history. You have no idea what you are dealing with. There is another vision, a centralizing vision, the vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? इसके बाद राहुल ने अमीर गरीब के बढ़ते फासले का जिक्र किया। सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा किया। Ask yourselves why you were not able to get a guest on Republic Day. Ask yourself that question. Don't look surprised. Ask yourself that question. What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. संसद में राहुल के इन सनसनीखेज आरोपों के बाद बीजेपी को कई सारे सवालों का जवाब देना था और शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। He has no directionless speech. कोई सोच नहीं था। कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है। भारत एक देशी नहीं है बोलते हैं। इनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है। राहुल ने अपने भाषण में पेगासस के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। आरोप सीधा प्रधानमंत्री पर लगाया। बजट सत्र अभी शुरू हुआ है। जाहिर है अब पूरे सत्र में हंगामे की नींव पड़ चुकी है। This
This is a very, very serious threat to the Indian nation. और अब एक बार फिर से लौटते हैं चुनाव के मैदान में, जहां एक दिलचस्प खबर उत्तर प्रदेश से आई। मामला लखनऊ की सरोजनी नगर सीट का है। जैसा आपसे वादा किया था कि इस सीट पर हुआ क्या है आपको ज़रूर बताएंगे। मौजूदा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। उनके पति दयाशंकर सिंह की दावेदारी भी चली गई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई घर की चार दीवारी से निकलकर सार्वजनिक हो गई थी। तो क्या है स्वाति सिंह के टिकट कटने की इनसाइड स्टोरी? इसका जवाब तलाशती मेरे सहयोगियों की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी। वो जीत ही नहीं होती है। पार्टी बहुत सारी चीजें मान लीजिए सोच समझ करके निर्णय करती है। बीजेपी के लोग बताएं पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच का विवाद सार्वजनिक होना और दोनों को ही टिकट नहीं मिलना इस वक्त यूपी चुनाव का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से दोनों ही अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। पैराशूट से उतरे ईडी के पूर्व जॉइंट कमिश्नर राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। लग ही नहीं रहा था, वही चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने उनसे कहा है उन्हीं का चुनाव है, वही लड़ेंगे और दयाशंकर सिंह साहब, स्वाति सिंह जी जीतेंगी। हर कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ये जीत राजेश्वर सिंह की नहीं है। जाहिर है स्वाति सिंह का टिकट कटना यूपी की सियासत में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा पहले से ही थी कि स्वाति का टिकट कटने जा रहा है। स्वाति सिंह के टिकट कटने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी का इंटरनल सर्वे। इस सर्वे में पाया गया कि स्वाति की छवि बेहद खराब नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर उनके पति दयाशंकर सिंह भी इस सीट के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। दोपहर तक स्वाति मीडिया से बचती रही, लेकिन अचानक मुस्कुराता चेहरा लिए वो मीडिया से मुखातिब हुई। कहा वो बीजेपी का हिस्सा है और रहेंगी। मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति ने भले ही अपना दर्द जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके समर्थन में मौजूद महिलाओं का प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के घर के बाहर का प्रदर्शन बताने के लिए काफी था कि नाराजगी तो है। स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं तो हम लोग भी अपना सम्मान और अपना अधिकार मांग रहे हैं। स्वाति सिंह, हम जानना चाहते हैं कि हमारे स्वाति सिंह जी की टिकट क्यों काटी गई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मंत्री जी को टिकट दिया जाए। पति पत्नी दोनों को टिकट नहीं मिला, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पति पत्नी खाली हाथ हो गए। जो एक व्यक्ति रात भर किसी नेता को सोने नहीं देता था, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर, और नेताओं को तोड़ता था। भाई बीजेपी के लोग बताएं पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। दरअसल स्वाति सिंह हो या फिर उनके पति दयाशंकर सिंह, दोनों ने नहीं सोचा होगा कि जिस सरोजनी नगर की सीट उनके बीच जोर आजमाइश की वजह बनेगी, वहां कोई बाहरी बाजी मार ले जाएगा। बातें होने लगी कि पति पत्नी के बीच के मतभेद का फायदा राजेश्वर सिंह को मिल गया। स्वाति सिंह जी और आपको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि विवाद थे, कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, इसकी वजह से दोनों को ही टिकट नहीं मिला। इससे कितना इत्तेफाक रखा? मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो उसको कोई कारण है। और राजेश्वर सिंह जी ये बहुत एक जाना माना नाम है। एक वक्त था जब दयाशंकर सिंह की गिनती यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। पार्टी का उपाध्यक्ष पद भी उनके पास था, लेकिन अपने एक बयान से उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग गया था। आपको याद होगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान देने के बाद उन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी नेताओं की तरफ से दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाया और स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से चुनाव लड़वाया।
स्वाति सिंह न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि यूपी सरकार में महिला कल्याण मंत्री भी बनी। स्वाति सिंह मंत्री तो बन गई, लेकिन विवादों से उनका नाता बना रहा। फिर चाहे बियर बार उद्घाटन मामला हो या फिर लखनऊ कैंट के सीईओ बीनू सिंह को धमकाने वाला उनका वायरल वीडियो हो। और जब 2022 की चुनावी जंग की शुरुआत हुई तो पति दयाशंकर सिंह के साथ मतभेद का विवाद सामने आ गया। एक ऑडियो वायरल हुआ और उसमें स्वाति सिंह को यह कहते सुना गया कि पति उन्हें प्रताड़ित करते हैं, वे घरेलू हिंसा की शिकार हैं। हालांकि यह भी कहा गया कि ये ऑडियो स्वाति ने ही वायरल कराया था, जिससे पति दयाशंकर की दावेदारी कमजोर पड़ जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरोजनी नगर सीट से पति पत्नी दोनों का ही पत्ता कट गया। इस सीट के लिए बीजेपी हाईकमान ने भी बड़ी माथापच्ची की। ऑडियो वायरल होने के बाद स्वाति सिंह का टिकट कटना तय था। उनके पति दयाशंकर सिंह का नाम करीब करीब तय भी हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिससे दयाशंकर का पूरा खेल ही बिगड़ गया। इस सीट से यूपी के मंत्री और योगी आदित्यनाथ के करीबी महेंद्र सिंह की भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, पर दयाशंकर को अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह तक का आशीर्वाद मिला हुआ था। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता दयाशंकर के नाम पर तैयार नहीं हुए। और इसी बीच एक लॉबी ने ईडी के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। वीआरएस मिलने के बाद सुल्तानपुर जिले से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में तय हुआ कि राजेश्वर सिंह को ही टिकट दे दिया जाए। इस नाम पर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक की सहमति मिल गई, लेकिन बीजेपी आला कमान के लिए लखनऊ की सभी 9 सीटों के लिए उम्मीदवार तय करना बेहद मुश्किल रहा। यहाँ उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं की रिकॉर्ड बैठकें हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।